ये 15 है, ये 16 है, लेकिन मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 17 लिखना है, लेकिन मैंने बच्चों को नहीं सिखाया है कि 17 लिखा कैसे जाएगा। मैं कितने डिजिट बता सकता हूँ, क्योंकि डिजिट की कोई लिमिट नहीं होती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें पहले देखना चाहिए कि सब्जेक्ट किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से चीज़ें विकसित हुई हैं, किस तरीके से आज का ज्योग्राफी जो विकास है जो हम पढ़ पाते हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो इसी के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है। हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का विकास किस तरीके से हुआ। तो हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि ज्योग्राफी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, सेकंड है मानव भूगोल एंड थर्ड है जैव भूगोल, यानी कि बायो ज्योग्राफी हम इसे बोलते हैं, बायो ज्योग्राफी बोलते हैं इसको, और इसे बोलते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी। पहले क्या था कि हम सिर्फ 2 भाग में डिवाइड किया करते थे, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो अभी डेवलपमेंट हुआ है ज्योग्राफी में, उसके अकॉर्डिंग अब हम बायो ज्योग्राफी को भी अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा रहने वाला है आज के सेशन में। देखो हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी अगर मैं बात करूं तो हम बेसिकली जान सकते हैं कि जो फादर है किन्होंने एस्टेब्लिश किया, किन्होंने मेजर जो डेवलपमेंट हुए किन्होंने दिए, तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट का नाम सबसे पहले आता है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं कि फादर ऑफ दी साइंस हो गया, फादर ऑफ ज्योग्राफी हो गया, फादर ऑफ हिस्ट्री हो गया, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने देखा कि फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि फादर ऑफ भौतिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। और हम देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा आता है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। जितने भी ज्योग्राफिकल फिनोमिनन होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, जैसे हम बात करें पहाड़, हम बात करें नदी, हम बात करें महासागर, हम बात करें महाद्वीपों की, तो वो किस तरीके से डेवलप हुए वो सब हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान में। नेक्स्ट है हमारा ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में हम देखते हैं समुद्र से रिलेटेड, जैसे समुद्र के अंदर भी जैसे हम आप सबने भी जितनी भी आपको नॉलेज है, ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट का नाम सबने सुना है, लेकिन समुद्र के अंदर भी पहाड़ियां होती हैं। उन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ओशनोग्राफी पढ़ने के लिए, यानी कि समुद्र विज्ञान का अध्ययन करके हम उन चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। ठीक है, अगर मैं बात करूं जियोमॉर्फोलॉजी, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी कौन है, तो इसमें नाम आता है विलियम मॉरिस डेवियस। विलियम मॉरिस डेवियस, इनका नाम क्यों लिया जाता है, बिकॉज ऑफ इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहले जो बताया था वो क्या था, जो पहाड़ों का जो चक्र है, किस तरीके से पहाड़ बनते हैं, और समस्थिति का जो सिद्धांत है इन्होंने दिया था, जो एक मेजर डेवलपमेंट माना जाता है ज्योग्राफी में। इसलिए जियोमॉर्फोलॉजी के जो फादर है वो विलियम मॉरिस डेवियस को माना जाता है। एंड अगर मैं बात करूं ओशनोग्राफी में हमारे पास 2 नाम आते हैं। अगर मैं बात करूं फादर्स की, तो एक तो मैथ्यू मुरे, अगर मैं लिखता हूं मैथ्यू मुरे नाम आता है, इनको फाउंडर बोला जाता है ओशनोग्राफी का। लेकिन अगर बात क्वेश्चन आता है हमारे पास फादर ऑफ दी ओशनोग्राफी, फादर ऑफ ओशनोग्राफी का आता है जेम्स रनेल। एक दूसरा नाम हमारे पास आता है जेम्स रनेल। अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास हमें बहुत केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है और ध्यान देना है कि फाउंडर का नाम पूछा जा रहा है या फिर फादर का नाम पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान का फादर है हमारा कोपेन का नाम लिया जाता है यहाँ पे। कोपेन क्या थे, इन्होंने सबसे पहले जलवायु के बारे में सिद्धांत दिया था, और तापमान के आधार पर इन्होंने वनस्पति और क्षेत्रों को, जो पूरा भौगोलिक एरिया है, उसको डिवाइड किया था। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा मानव भूगोल, यानी कि हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। देख लेते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करूं फादर की, तो फादर है पॉल ब्लाचे। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है पॉल ब्लाचे, कोई इफ नो बट है पॉल ब्लाचे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं हम क्या हम पढ़ते हैं मानव भूगोल में। आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम कंसीडर करते हैं वो सब करते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो गया, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया,
ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी परिवहन की मैं बात कर रहा हूं, परिवहन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यापार, इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। उद्योग, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उद्योग, तो वो किस ज्योग्राफी का पार्ट है? ह्यूमन ज्योग्राफी की आर्थिक गतिविधि का पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बस्तियां। आपने इतिहास में हम सब लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हम पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, हम पढ़ते हैं और ऐसी अनेक सभ्यताएं, जो सभ्यताएं हम देखते हैं। इन सब सभ्यताओं में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है इन सभी सभ्यताओं का नदियों के पास बसना। तो रीजन क्या है? हमारी क्लास का पर्पस रहेगा कि हम आपके हर वाय का जवाब दिया जाए। तो क्यों ये नदियों के पास बसी? क्योंकि ह्यूमन को, अगर मैं ह्यूमन सर्वाइव करना चाह रहा है, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं, वायु, जल, खाना। ठीक है, तो इस जो प्रारंभ में मानव था, वो कच्ची चीजें खाना, कच्चे फल खाना, इन चीजों को आहार के तौर पे लेता था। लेकिन नदियां पानी के तौर पे जब हम बात करते हैं, तो नदी एक बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं जो हमारे इतिहास में जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के पास विकसित हुई। तो मैं बात करूं बस्तियां किस टॉपिक का रहेगा? ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या। इस तरह के पॉपुलेशन भी मानव भूगोल का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जैव भूगोल, बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी, अगर मैं बात करूं फादर ऑफ बायो ज्योग्राफी, तो हमारे पास नाम आता है वलैक। ठीक है, वलैक नाम है इनका, और ये फादर ऑफ ज्योग्राफी है। बिकॉज ऑफ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस हमने देखे हैं एग्जाम में। चाहे मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, चाहे वनडे एग्जाम की बात करता हूं, चाहे मैं टू डे एग्जाम की बात करूं, या मल्टीपल डे की एग्जाम की बात करता हूं, तो मल्टीपल क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं कि जब फादर से रिलेटेड की, सब्जेक्ट से रिलेटेड की, किस सब्जेक्ट के फादर कौन है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा कि जो जैव भूगोल है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करते हैं। वनस्पति भूगोल, वनस्पति भूगोल मतलब वन और पेड़ पौधे संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो वनस्पति भूगोल में हम कंसीडर करते हैं। एंड प्राणी भूगोल, जीव जंतु से संबंधित जो भी चीज होती है, जैसे बॉटनी जिसे हम बोलते हैं, वो सब इससे संबंधित। एक है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट के एग्जाम्स के रिलेटेड, बिकॉज ऑफ इससे रिलेटेड जो बनते हैं हमारे, आपने समय सुना होगा कौन सा उद्यान कहाँ पे है, बायोस्फीयर हो गया, है ना, टाइगर रिजर्व हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें एग्जाम में आती हैं। क्यों आती हैं वो? बिकॉज ऑफ कि ये चीजें जो पर्यावरण है, जब भी हम कोई चीज डेवलपमेंट का हम कार्य करते हैं, सपोज मुझे सड़क बनानी है, सड़क निकल के आ रही है और यहाँ पे बहुत ये जंगल है, जंगल कट रहा है, सड़क बनेगी। ठीक है, तो जो पर्यावरणविद होते हैं वो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे होते हैं, तो इन्हीं कारणों की वजह से वो चर्चा में आ जाता है। जब वो चर्चा में आ जाएगा तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन्हीं वजह से वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, अब हम बात करते हैं भूगोल। अगर मैं बात करूं, भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, भू प्लस गोल। ठीक है, आप सभी को पता होगा भू का मतलब होता है धरा, धरा, या मैं बात लिख सकता हूं पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट है गोल। गोल एक आकृति के बारे में बताता है, आकृति। ठीक है, तो मैं अगर इस डेफिनेशन की बात करूं, भू प्लस गोल को मिला के मैं बात करता हूं, तो मेरी डेफिनेशन बनती है पृथ्वी गोल है। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन बनती है, पृथ्वी गोल है, जो इनसफिशियंट है। ठीक है, तो इसलिए जो अधिकतर विद्वान मानते हैं कि भूगोल का सही नाम भूगोल नहीं होके हमें ज्योग्राफी यूज करना चाहिए। देख लेते हैं ज्योग्राफी क्यों यूज करना चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफी बना है दो शब्दों से, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है भूमि या धरा, जो सेम पहले जैसा था, धरा, या मैं बात करूं पृथ्वी। ठीक है, और जो अगर मैं बात करूं ग्राफी, ग्राफी वर्ड लिखता है वर्णन। यानी मैं अगर इस बेसिस पे, पार्टीशन के बेसिस में बात करता हूं, तो क्या डेफिनेशन बनती है मेरी? पृथ्वी का विवरण। तो आप भी समझ पा रहे होंगे, एक डेफिनेशन का अर्थ बन रहा है पृथ्वी गोल है, एक डेफिनेशन का अर्थ बन रहा है पृथ्वी का विवरण। तो ये ज्यादा अपनी अंदर चीजों को कवर करती है। ठीक है, और भूगोल के जो फादर बोला जाता है एरिस्थोनीज, कुछ लोग हिप्पोक्रेटस बोलते हैं, लेकिन करेक्ट है एरिस्थोनीज। बिकॉज ऑफ इन्होंने क्या किया था, एरिस्थोनीज की मैं बात करूं तो एरिस्थोनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया था ज्योग्राफी वर्ड का, एरिस्थोनीज ने। और इन्होंने ही एक मिनट में,
हटा दो एक मिनट बस। नेक्स्ट। और इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी की परिधि का मापन किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। इन्होंने जो परिधि निकाली थी वो निकाली थी 46,250, और जो एग्जैक्ट अभी करंट की परिधि है पृथ्वी की वो है 40,075। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, मैं बता सकता हूं, क्योंकि इनका जो इशू था मतलब क्यों कम हो गई है, इतना माइनर सा डिफरेंस क्यों देखने को आपको मिल रहा है। उस समय पे सोर्स बहुत कम थे, कोई टेक्निकल इनके पास सपोर्ट नहीं था। इन्होंने जो दो स्थान थे कल्याण और कल्याणपुर, दो जगह के इस जो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड उन्होंने जो अक्षांश और देशांतर माने थे उनकी एग्जैक्ट जो स्थिति थी वो इन्होंने गलत ले ली थी, जिस वजह से एंगल जो कोण बनता है सूरज का वो गलत हो गया था, जिस वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी वजह से इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। देखो और उन्होंने जो किया था, कब किया था यूज, 234 ईसा पूर्व उन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो मैंने बताया इस समय तक क्या हुआ था, ज्योग्राफी एक विवरणात्मक विषय बन गई थी। विवरण, अगर मैं बात करूं विवरण, किस चीज का विवरण होता है ज्योग्राफी में, किस चीज का विवरण हो रहा था उस समय पे, महासागर हो गया, महाद्वीप हो गया, नदी पर्वत, इन सब का विवरण हमें ज्योग्राफी में मिलता है। तो इस समय तक क्या था, ज्योग्राफी विवरणात्मक विषय बन गया था, और इस चीज को आगे बढ़ाया और ज्योग्राफी का जो क्रमागत विकास हुआ, वैज्ञानिक विकास में योगदान दिया था, महत्वपूर्ण माना जाता है यूनानियों को। और भारत जो अरब, अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है न्यूज में, चर्चा का बहुत विषय बना हुआ है, विश्व गुरु, वो हमें खैरात में नहीं मिला है, हमने कमाया है उसको, अभी मैं आपको बताऊं कैसे। ठीक है, तो बात करते हैं, पहले यूनान की मैं बात कर लेता हूं। हिप्पोक्रेटस का नाम लेता है। हिप्पोक्रेटस जो है इनको फादर ऑफ मेडिकल साइंस बोला जाता है, यानी कि चिकित्सा विज्ञान का पितामह। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, मनुष्य पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन, कि जब मनुष्य बड़ा होता है, ग्रो करता है कोई भी व्यक्ति, तो वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। एक सिंपल एग्जांपल से हम ये चीज समझ सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति एक लोकल जगह पढ़ता है, कोई व्यक्ति एक हाई स्टैंडर्ड जगह पढ़ता है, टीचर सेम है, सब चीज सेम मिल रही है, लेकिन वो जो फर्क पड़ रहा है एनवायरनमेंट का, कि क्या वातावरण आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज अगर मैंने आपको एग्जाम्पल से बताई। नेक्स्ट है हमारा अरस्तु, इन्होंने बताया राजनीतिक शास्त्र में राज्य की स्थापना पर भौगोलिक तत्वों का वर्णन, यानी कि जब हम किसी राज्य की स्थापना करते हैं तो भौगोलिक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है। आप सभी को पता होगा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो किस तरीके से उसका जब राज्य की स्थापना हुई थी तब भी हमने भौगोलिक तत्वों का प्रयोग किया था राज्य बांटने में। ठीक है, तो ये चीज अरस्तु ने बहुत पहले बता दी थी। एरास्टोनीज ने परिधि का सही अनुमान लगाया था, ये आपको पहले बता दिया गया है। टॉलमी, अगर मैं बात करता हूँ टॉलमी, सबसे पहले मानचित्र की स्थापना की अगर मैं बात करता हूँ तो टॉलमी ने बताया था, और टॉलमी ने एक बड़ी चीज बताई थी, अक्षांश और देशांतर, जो आज की ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जब हम पढ़ते हैं तो। ठीक है, अक्षांश और देशांतर का क्या होता है, किसी जगह की सही स्थिति और सही समय जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे थेल्स ने क्या बताया था, सबसे पहले थेल्स ने अपने पृथ्वी का आकार और आकृति के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था पृथ्वी गोल है, जो कि आज की स्थिति में, आज की रिसर्च के हिसाब से पृथ्वी की आकृति जियोड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम बात कर रहे हैं भारत की। अब जो मैं बोल रहा था विश्वगुरु कोपरनिकस से एक शताब्दी पूर्व, यानी कोपरनिकस से 100 वर्ष पहले आर्यभट्ट जी ने सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड सिद्धांत दे दिया था, जिसको कोपरनिकस में, आज की डेट में कोपरनिकस को बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में लिया जाता है। लेकिन आर्यभट्ट जी ने सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड सिद्धांत को 100 साल पहले बता दिया था, जब कोपरनिकस से 100 साल पहले। ठीक है, इसको क्या बोलाता है, इसको एक दूसरा वर्ड बोलाता है हेलियोसेंट्रिक। इसको बोला जाता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या होता है, इसमें कहा गया है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भास्कराचार्य ने न्यूटन से 1200 साल पहले,
ठीक है। न्यूटन, आपने सबने पता होगा कि साइंस में न्यूटन्स के लॉ, जो न्यूटन्स के लॉ एंड ग्रेविटी, वो सब चीज़ों के लिए न्यूटन को बहुत अचीवमेंट के तौर पर देखा जाता है। लेकिन हमारे भास्कराचार्य जी ने 1200 साल पहले गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख कर दिया था। और ये जो दोनों व्यक्ति हैं, भास्कराचार्य और आर्यभट्ट जी, ये ज्योतिषविद थे, ये दोनों ज्योतिषविद थे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अलबरूनी की बात करता हूँ। अलबरूनी जो थे वो अरब से थे और इन्होंने मात्र ज्योग्राफी पर 27 किताबें लिखी थी। 27 किताबें लिखी थी। कितनी लिखी थी? 27 किताबें लिखी थी, जिसमें कुछ किताबें क्लाइमेट के ऊपर थी, कुछ मानचित्र के ऊपर थी, ऐसे कुछ उनके सब्जेक्ट थे, लेकिन सब ओवरऑल ज्योग्राफी पर थी। ठीक है। इसी तरह मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डिगामा, मैगलन आदि ने भूगोल के वैज्ञानिक विकास में काफी योगदान दिया था। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जब हम ज्योग्राफी को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमें दिखता है ब्रह्मांड। अगर मैं अपनी किसी की स्थिति जानूं तो देखो, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। ठीक है। और एक आकाश गंगा बनी है तारों के, बहुत सारे करोड़ों तारों के समूह से बनी है। और तारे बनते हैं ग्रहों के समूह से। ग्रहों के बाद आता है उपग्रह। ठीक है। और उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह, ऐसे सीरीज है पूरी क्षुद्रग्रह। ठीक है। तो ब्रह्मांड हमारा है। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है कॉस्मोलॉजी, आप सभी को याद रखना है। और मैंने बताया जैसे कि बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है। और बहुत सारे तारे मिलके तारों का समूह आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि हमारी आकाश गंगा कौन सी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी आकाश गंगा है मंदाकिनी। कहीं कहीं एग्जाम्स में आपको मिल्की वे भी देखने को मिलता है। तो मैं आप सभी को एक गहरी नॉलेज देता हूं कि मिल्की वे जो है ना, जो मिल्की वे नाम है, वो मंदाकिनी का ही एक, जैसे मंदाकिनी पूरा है तो मंदाकिनी का जो मध्य भाग है उसको मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है। तो मिल्की वे भी ठीक है और मंदाकिनी भी ठीक है। मंदाकिनी एक बड़े पार्ट को कवर करता है और मिल्की वे छोटे पार्ट को कवर करता है। मिल्की वे जो क्या है, मंदाकिनी का मध्य भाग है। देख लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हमारे पास ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी बहुत सारी थ्योरीज हैं। अगर मैं बात करूं लेटेस्ट की, तो लेटेस्ट थ्योरी जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरीज है, उनके बहुत सारी लूपहोल्स हैं जिसकी वजह से उनको मान्यता नहीं मिली है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्यता और सबसे ज्यादा रिसेंट जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1960 से 1970 के दशक में इसका प्रतिपादन किया गया था। और जॉर्ज लेमेंथियर, क्या नाम है? जॉर्ज लेमेंथियर। जॉर्ज लेमेंथियर ने इस थ्योरी को दिया गया था और इन्होंने बताया था कि 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक बिंदु के तौर पे था। और जब बिंदु होता है कोई चीज, आपको देखिए बिंदु है, अगर मैं बिंदु करता हूं, ये देखो एक चीज बनाई मैंने और एक मैंने ऐसे ये बनाया, तो ये बिंदु है, इसमें आपको कण बहुत पास पास मिलेंगे, हवा वायु भी पास नहीं होगी। और यहाँ पे देखो कण दूर दूर है। ठीक है। तो ये जब बिंदु के तौर पे था, कण बहुत पास पास थे और तापमान बहुत अधिक था, तापमान बहुत अधिक था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अकस्मात अचानक से एक विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और ये विस्तार और कुछ समय बाद पृथ्वी धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा होता चला गया, तापमान कम होता चला गया और जो कण है वो अपने आप को संगठित करते रहे। समय के अनुसार तापमान और कम हुआ और जो कण थे वो हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों के संचय के कारण क्या बन गया, आकाश गंगा और तारों का निर्माण हुआ। जो बात मैंने आपको बताई वो यहाँ पे लिखा हुआ, संकेंद्रण था, आकस्मिक बल विस्फोट हुआ और बिंदु विस्तृत होकर बॉलीबॉल आकार का बन गया और कालांतर में ताप कम हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। एक चीज है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड अभी भी विस्तार हो रहा है। जो सबसे बड़ा पॉइंट था एक कि बिग बैंग थ्योरी का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये बात एडविन ने, यूएसए के विद्वान है, ये यूएसए के विद्वान है, 1920 ईस्वी में इन्होंने ये बात बता दी थी पहले ही कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसी को आगे बढ़ाया नासा ने 2001 में अपने एक एमएपी अनुसंधान के द्वारा ये प्रमाण दिया
कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा है, अर्थात कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट हमारी खगोलीय बॉडी आती है, नहीं नेक्स्ट हमारा आता है तारे। स्टार्स की एक जर्नी होती है अपनी, स्टार्स का एक समय पीरियड होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस तारे की हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तारा क्या है? एक खगोलीय पिंड है। तारा स्वयं के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। चमकने का जो कारण होता है, तारा चमकता है अपने तापमान के कारण। हर तारे का तापमान अलग अलग होता है, जिस वजह से क्या होता है, हर तारे का चमकने का रंग भी अलग अलग होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तारे के संगठन, तारे में क्या क्या चीजें होती हैं, तो मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन होती है 71%। हीलियम की मैं बात कर रहा हूं, हीलियम होता है 21%। कार्बन, नाइट्रोजन एंड नियोन ये छोटे छोटे तत्व हैं 1.5%। एंड अदर्स, लोह का जो तत्व होता है वो 0.5% होता है। ये ओवरऑल सभी तारों में थोड़ा बहुत चेंज होके यही रहता है। ये एक मैंने सामान्य आपको बताया कि तारे का जो औसत होता है, एवरेज मैं बात करता हूँ संगठन में क्या क्या चीजें होती हैं और कितना उनका लगभग परसेंटेज होता है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है सौरमंडल। हम बात करने वाले हैं सौरमंडल। सौरमंडल में हमारा होता है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सौरमंडल को हम सौर परिवार भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ सूर्य का परिवार। सूर्य के परिवार में क्या क्या आता है, सूर्य के परिवार में आता है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह। इन सब चीजें मिलके हमारा क्या बनता है, सौरमंडल बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सूर्य है और सूर्य के पास हमारा जो सबसे पहला ग्रह में देख पा रहे हैं हम, ये कौन सा है, ये हमारा मरकरी, इसे हम कहते हैं बुध। ये हमारा है शुक्र, पृथ्वी, अपनी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति की मैं बात कर रहा हूं, बृहस्पति जुपिटर बोलते हैं, शनि, और इसको बोलते हैं यूरेनस को बोलते हैं अरुण, और इसको बोलते हैं वरुण। यह है प्लूटो। प्लूटो 2006 से पहले इसको भी ग्रह की कैटेगरी में माना गया था और उस समय पे ये सबसे छोटा ग्रह हुआ करता था, लेकिन IAU ने इसको 2006 के बाद ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है, क्योंकि ये अपनी ग्रह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको फुलफिल नहीं करता है। अभी के लिए हमारे पास सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध, ठीक है। और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा है जुपिटर, मैं बात कर रहा हूं बृहस्पति की। प्लूटो को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि प्लूटो को एक अलग दर्जा दिया गया है, ठीक है, उसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आप देख पा रहे होंगे। बुध से लेके मंगल तक इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति से लेके वरुण तक बोला जाता है बाह्य ग्रह, ठीक है। अगर मैं आंतरिक ग्रह बोला जाता है, इनको बोला जाता है लाइक पृथ्वी, लाइक अर्थ, यानी कि पृथ्वी की तरह। पृथ्वी की तरह का मतलब सेंस ये नहीं है कि इनकी आकृति और आकार पृथ्वी जैसा है, जो जिन तत्वों से बने हैं, जिन तत्वों से मिलकर बने हैं, उन्हीं तत्वों से लगभग पृथ्वी बनी है। ये रॉक आदि से मिलकर बने हुए हैं। और ये जो बाह्य ग्रह है इनको बोला जाता है लाइक जोवियन। जोवियन मीन्स लाइक जुपिटर, जोवियन का मतलब होता है जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति की तरह। मतलब इनकी ये जो बने हुए हैं बाह्य ग्रह, वो बृहस्पति के जो आकृति है, बृहस्पति के जो तत्व हैं, जिन तत्वों से मिलकर बृहस्पति बना हुआ है, लगभग उन तत्वों से मिलकर ही ये बाह्य ग्रह बने हुए हैं। इसलिए इनको बोला जाता है लाइक जोवियन, यानी बृहस्पति की तरह ये बने हुए हैं। गैसीय, इनको बोला जाता है गैसीय जियांट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम थोड़े तथ्यों पे बात कर लेते हैं, सूर्य से संबंधित क्या तथ्य हैं। अगर मैं बात करता हूं, सूर्य का व्यास 13.92 लाख सूर्य का व्यास है। द्रव्यमान की मैं बात करूं तो पृथ्वी के लगभग 33.3 गुना सूर्य का द्रव्यमान है। सौरमंडल का लगभग 99% द्रव्यमान सूर्य कवर करता है, और आकार धरातल और घनत्व की तुलना में 109 गुना और 12,000 गुना और 13 लाख गुना ये पृथ्वी की तुलना में मैंने बात की, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण एक स्पेशल चीज है, तो मैंने उसको अलग से मेंशन किया है।
गुरुत्वाकर्षण जो सूर्य का है वो पृथ्वी से लगभग 28 गुना अधिक है। अगर हम बात करें सूर्य की संरचना के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सूर्य को मैं दो भागों में बांट सकता हूं सूर्य की संरचना को, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक और बाहरी। आंतरिक को सबसे जो आंतरिक भाग होता है वो होता है कोर, सबसे आंतरिक भाग होता है कोर, फिर विकिरण मेखला, फिर संवहनीय मेखला होता है, और उसके बाद बाह्य में बात करता हूं तो सबसे ये होता है प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, और सबसे बाहरी भाग जो होता है वो होता है कोरोना। अगर मैं बात करता हूं तापमान की, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तापमान। तापमान की बात करता हूं 1500 मिलियन सेंटीग्रेड तापमान होता है आंतरिक का, अगर मैं बात करता हूं, और बाह्य जो परत है उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।